अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईशा गिल की कलम से तहरीर करदा नावल तिलिस्मे याकूत के एपिसोड नंबर 4 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था, आंधी का ज़ोर शोर था, हवा में नमी सी थी, शायद कहीं बारिश हो रही थी और जल्द ही यहाँ का भी रुख कर ली थी। 12 बज चुके थे और वो उस वक्त जाल घर के सामने खड़ी थी, जो आज भी वैसा ही था जैसा पहली बार उसने आज से 13 बरस पहले देखा था और आखिरी बार 7 साल पहले। वही बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, पुरानी बोसीदा इमारत, वहरानी पुरस्रारियत वाला माहौल, घर के बाहर टूटी ईंटें पड़ी थीं। तो यानी तस्वीर में जो टुकड़े ज़मीन पर पड़े दिखाई दिए थे वो ईंटें ही थीं। अंधेरी दास्तान, अंधेरी रात, आसमान पे फैली काली घटाएं, हवाओं का शोर, उसके वजूद से भी ऊपर उठती झाड़ियाँ और ये जाल घर, सब मिलकर एक होलनाकी वाला माहौल पैदा किए हुए थे। कोई और होता तो उन आस पास के मनाजिर से दहशत अदा होकर उल्टे कदमों वापस मुड़ जाता, मगर वो बगैर वक्त ज़ाया किए टूटे लटके दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, जहाँ मुकम्मल तारीकी थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कदम अंदर बढ़ाए, मगर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए तो ढेर सारी चिमगादड़ें न जाने कहाँ से उड़ती हुई आईं और उसके सर पर से बाहर को निकली और एकदम से वो नीचे को झुकी। दिल उनके अचानक उठते शोर के बायस दहल कर रह गया। जैसे दोबारा से सकूत फैला, वो सीधी हुई रोशनी को मुख्तलिफ सिमतों की जानिब करती घर का जायज़ा लेने लगी, मगर ये घर कम और भूल भुलैया ज़्यादा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से दाखिल हो रही है और कहाँ को निकल रही है। एक के बाद एक गुफा से निकलती चली जा रही थी और हर जगह इंतहा की धूल मिट्टी और मकड़ी की ज़मीन तक लटकते जाले दिखाई दे रहे थे। वो जहाँ जहाँ कदम रखती जूते के नीचे का मुकम्मल डिज़ाइन वहाँ छपता चला जाता, लेकिन वो आंखें फाड़े हर तरफ नजरें गाड़े बहुत एहतियात के साथ चल रही थी, क्योंकि उसे अभी तक यही डर था कि उसे कहीं से कोई कीड़ा मकोड़ा निकल कर एकदम से सामने ना आ जाए। बस उन्हीं हशरातुल अर्द से तो उसकी जान निकलने लगती थी। लेकिन अजीब बात यह कि सांपों का तो ख्याल ही उसके जहन में नहीं था कि कोई ख़तरनाक जहर सांप भी तो अचानक सामने आ सकता है। यहाँ ज़्यादा खतरा तो सांपों का ही हो सकता था। आखिर एक के बाद एक गुफा जैसी नीची छत तंग कमरों से निकल कर वह एक ऐसे कमरे में आ गए जिसके आगे जाने का रास्ता बंद था। ऑरेंज ईंटों की दीवार पर सुर्ख रंग से बड़ा सा क्रॉस का निशान लगाकर साथ ब्लॉक्ड लिखा हुआ था। ये क्या, यहाँ आकर तो दी एंड हो जाता है, तो फिर आखिर मुझे जाना कहाँ है? उफ़, ये जाल घर भी दिमाग को झंझोड़ कर रख देने वाली पहेली ही है। कहाँ से निकली और कहाँ आकर रुकी? अब पता नहीं वापस किन किन भूल भुलैयों से होकर जाना पड़ेगा। वो हड़बड़ाती हुई सर पर हाथ मारती वापस को हुई, जब एकदम से दिमाग में टन टन करके घंटी सी बजी। वो फ़ौरन पीछे को पलटी और दीवार पर लिखे लफ्ज़ को गौर से देखा। ब्लॉक तो तभी लिखा जाता है जब कोई रास्ता खुला होने के बाद बंद किया, तो यानी इसका मतलब यहाँ से आगे जाने का रास्ता मौजूद है, मगर ना जाने के लिए वार्न किया गया है। वो खुद कलामी करते हुए दीवार के बिल्कुल करीब आ गई और लफ्ज़ ब्लॉक्ड को छूने लगी, मगर जैसे उसने ब्लॉक्ड को छुआ वहाँ की ईंट थोड़ी सी पीछे को सरकी। वो चौंकी और हाथ एकदम से वापस खींचा। शायद ये दीवार खोखली है। उसने वापस हाथ दीवार की तरफ बढ़ाया और दूसरी ईंटों को भी जोर लगाया तो वो भी सरकने लगी। ओहो, तो इसका मतलब है कि ये दीवार मसनूई है। यह ख्याल आते ही उसने बगैर वक्त ज़ाया किए एक एक करके सारी ईंटें पड़े को फेंकना शुरू कर दी। अब दीवार का हाल कुछ यूँ था कि ऊपर से आधी दीवार और नीचे से साइडों का हिस्सा मौजूद था, जबकि नीचे से दरमियान का गोलाई की सूरत में हिस्सा खाली हो चुका था। यानी पूरी की पूरी दीवार नहीं, बल्कि सिर्फ दीवार का उतना हिस्सा ही मसनूई था। वो आसानी से दूसरी तरफ जा सकती थी, इसलिए उसने एक नज़र अपने पीछे खाली जगह पर डाली और फिर चंद लम्हे जाने ना जाने की कशमकश में घिरी रहने के बाद आखिर आगे बढ़ने का फैसला पुख्ता करती दीवार पार कर गई। मगर जैसे उसने दीवार पार की तो इस तरह चाप सता हो गई, क्योंकि वो घर के पिछले जाने बनी खाली जगह पर नहीं बल्कि किसी नई जगह पर मौजूद थी। यहाँ सबसे पहले नज़र उसके आसमान पर पड़ी। यहाँ का आसमान यूँ ही दिखाई दे रहा था जैसे बर्फ़ जमी हो, यानी सर के ऊपर हर जानिब सफ़ेद पर्दा सा लगा हो। यहाँ उसे बेहद सर्दी महसूस हो रही थी। उसने अपने बारीक दुपट्टे से खुद को गरमाइश पहुँचाने की नाकाम कोशिश की। एक लम्हे के लिए उसका दिल किया पलट ही जाए और इसी ख्याल के तहत उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर ये क्या, पीछे घर तो क्या, घर का कोई नामो निशान भी नहीं था। क्या मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि मैं अपनी दुनिया से बहुत आगे आ गई हूँ, एक अनोखी और हैरत अंगेज़ दुनिया में? उफ़, मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। संजीबी ने बेबस सांस खारिज की और आगे बढ़ी, मगर 2 कदम उठाते ही उसे चलने में मुश्किल हुई, क्योंकि पैरों के नीचे ज़मीन बहुत ही ज़्यादा पथरीली महसूस हो रही थी। उफ़, मैं ठीक से चल क्यों नहीं पा रही, क्या मुसीबत है? वो झिंझिलाई और तभी ज़ोर से बादल गरजे, बिजली चमकी थी। संजीबिल जो खुद से उलझी हुई थी, इस अचानक कानों के पर्दे फाड़ते शोर की तवक्को नहीं रखती थी, तभी पल भर के लिए बुरी तरह कांप कर रह गई और बेख्तियार चंद कदम पीछे को हटी, मगर जैसे ही वो पीछे को हटी पैरों के नीचे से कुछ सरक सा गया। वह ज़मीन थी जिसने पैरों का साथ छोड़ा था और वह हवा के मानंद पीछे को झूल गई। बेख्तियार उसके मुंह से बुलंद चीख खारिज हुई। ज़मीन सरकती जैसे उसे इल्हाम सा हुआ कि वह गहरी जगह से गिरने वाली है, मगर वह गिरी नहीं थी। हाँ, वो वापस उसी पथरीली ज़मीन पर मौजूद थी, पर कैसे? वह इस तरह कि एक नादीदा मखलूक ने बर वक्त उसे अपनी सिमत खींच लिया था।
वो आंखें फाड़े उस बचाने वाली हस्ती को देखने की कोशिश करती रही, मगर कोई दिखाई न दिया, सिवाय इसके कि आसपास पहाड़ ही पहाड़ मौजूद थे। यानी वो एक पहाड़ पर मौजूद है, ये जानकर कुछ हैरत तो बनती थी उसकी। और फिर उसके आसपास फैली खुशबू से उसे लगा वो मदहोश सी होने लगी। उसे लग रहा था जैसे वो ये खुशबू पहले भी बहुत बार सांसों में उतार चुकी है, मगर इस बार ये खुशबू बहुत तेज़ थी, बहुत ही तेज़। कौन हो तुम? वो खौफजदा होती पूछने लगी। उसकी आवाज़ में हकलाहट थी, और यह सोचकर कि अगर ये अनदेखा वजूद उसे ना पकड़ता तो वो उस वक्त अपनी आखिरी सांसों पे होती। मैं कामिन हूँ, तुम्हारा अनजाना दोस्त, जो तकरीबन हर वक्त ही तुम्हारे साथ होता है। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अपने करीब से खूबसूरत और कानों में रस घोलती आवाज़ सुनाई दी। कामिन, मेरा दोस्त? वह सिरेला बुड़बुड़ाई। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सामने आओ, मैं नहीं जानती तुम्हें। उसने हाथ बढ़ाकर उसे महसूस करना चाहा, मगर हवा से खला से ही टकराया था। मैं कामिन हूँ। कामिन मतलब पोशीदा रहने वाला। मैं किसी के सामने नहीं आता, अगर आऊँ भी तो अपना असली रूप नहीं दिखाता, उस खूबसूरत आवाज़ वाले ने जवाब दिया। लेकिन ऐसा क्यों? संजबील का खौफ अब जाता रहा। उस खौफ की जगह अब तजस्सुस ने ले ली थी, क्योंकि मेरी खूबसूरती कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जवाब बहुत अजीब था। वो सोचने लगी कि अगर ये बात उसकी दुनिया का कोई इंसान बोलता तो वो अपनी हंसी रोक ना पाती। कि भला ऐसा भी होता है कि कोई उस वजह से किसी के भी सामने जाहिर ना हो कि उसकी खूबसूरती कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मगर उस वक्त उसे हंसी आई ना, ये जवाब अजीब लगा, बल्कि उसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि वो उस अनजाने दोस्त की खूबसूरती एक बार ज़रूर देखे। मैं तो तुम्हारे ताया के सामने भी जाहिर नहीं होना चाहता था, मगर उन्हें यकीन दिलाने की खातिर मुझे जाहिर होना ही था, मगर अपना असली रूप तुम्हें तब भी छुपा गया। वो मज़ीद बोला, 1 मिनट, यानी तुम वही हो और तुमने कहा कि तुम मेरे साथ होते हो, लेकिन कैसे? मतलब मुझे तो कभी महसूस ना हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। गलत, तुम्हें बहुत बार महसूस होता रहा कि कोई तुम्हारे आसपास है, और इसी खौफ के लिए तुम अपने अतराफ़ देखती भी थी। मैं सिर्फ तुम्हारी हालात की खबर रखता था, क्योंकि मुझे इसी काम के लिए मामूर किया गया था। हाँ, लेकिन याद करो वह हशरात जो अचानक तुम्हारे सामने जाहिर होकर अचानक से नज़रों से ओझल हो जाते। संजबील उसके कहने पर एक एक करके याद करने लगी, और आखिर ऐसी चीज़ जो थी वो ड्रेसिंग एरिया के मौजूद छिपकली थी, जो उसकी चीख मारती गायब हो गई थी। ओह, तो यानी वह तुम थे? संजबील हैरान हुई। हाँ, मैं ही था, मुख्तसर जवाब मिला। तुमने कहा तुम मेरे दोस्त, मगर तुम्हारी जालिम मलिका ने मेरे कज़न को अपनी कैद में रखा है, और मुझसे कि फ़ैरूज़ा हासिल करना चाहती है, तो फिर इसका ग़ुलाम मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? अब की बार संजबील अपने लहजे में उसके साथ के लिए नापसंदीदगी पैदा करने से ख़ुद को रोक नहीं पाई थी, मगर उसे महसूस हुआ कि वह अनदेखा वजूद उसकी बात पर हंसा है, जैसे कोई महसूस होती हंसी हो। तुम्हारा कज़न हमारी कैद में ही है, मगर मेरी मलिका जालिम नहीं है, और ना ही मैं उनका ग़ुलाम हूँ। मैं तो उनका, उसने तवक्कुफ़ किया, फिर मज़ीद गोया। हाँ, तुम मुझे उनका फर्माबरदार शागिर्द कह सकती हो। और रही बात तुम्हारे उस फ़ैरूज़े की, तो ये हमें नहीं बल्कि वो एक बार फिर रुका था। और अब की बार संजबील को जानने की बेचैनी हुई, और जब कुछ देर बाद भी वो ना बोला तो उसकी बेचैनी मज़ीद बढ़ी, और आखिर तंग आकर वो खुद ही बोल पड़ी। बल्कि क्या, किसको चाहिए कि फ़ैरूज़ा? अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो मलिका क्या बताएंगी? अगर तुम्हें जानना है तो आओ मेरे पीछे। उसने कुछ ना बताया, बल्कि उसे अपने पीछे चलने का कहा। मगर कैसे आऊँ? तुम मुझे दिखाई थोड़ी ना दे रहे हो। वो यूं तंग होकर बोल रही थी जैसे वाकई कोई इंसान मौजूद हो और वह अपना गुस्सा बेजारियत उसे दिखा रही हो। दिल में ज़रा भर भी खौफ अब मौजूद ना रहा था। सुनाई तो दे रहा है हूँ ना? बारों आवाज़ गूंजी तो वह चुप के रह गई। बात तो ठीक थी, और फिर उसकी खुशबू भी तो थी। उसके कदमों की चाप संजबील को सुनाई दे रही थी, और वह बिल्कुल उसी आवाज़ की सिमत अपने कदम बढ़ाने लगी। और हाँ, हमारी दुनिया तुम्हारा वेलकम करता हूँ। उम्मीद है जब तुम यहाँ से जाओगे तो यहाँ दोबारा आने की ख्वाहिश ज़रूर करोगी। एक बार अफगन को यहाँ से ले जाऊँ, फिर मर जाऊँगी, लेकिन यहाँ आने की ख्वाहिश कभी नहीं करूँगी। वह दिल ही दिल में बोली थी। उसे क्या मालूम था कि डिनर की तैयारी करती वह यहाँ पहुँच जाएगी। घर में रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, मगर उसने ये गुमान भी न किया था कि उसे घर से बाहर यूँ निकलना पड़ जाएगा। उसे लग रहा था जैसे कि पहाड़ नहीं बल्कि कोई शाहरा हो, और उस शाहरा की एक जानिब गहरी खाई और एक जानिब लंबे लंबे पहाड़ी सिलसिले हों, और उन्हीं पहाड़ों में से एक लंबे स्याह सफ़ेद पहाड़ के छोटे से दरवाजे से सुनहरी रोशनी खारिज हो रही थी। दरवाज़ा इतना छोटा था कि यूँ लग रहा था जैसे यहाँ इंसान नहीं बल्कि बोने रहते हों। हाँ, मगर एक इंसान एक वक्त में कदरे झुककर अंदर जा सकता था। खड़ी क्यों हो? आओ ना। वही आवाज़ उभरी, क्योंकि वो कब से खड़ी छोटे से दरवाजे को तक रही थी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑफ की और बुरा सा मुँह बनाती हुई मुश्किलों से झुकी और अंदर दाखिल होकर यूं रुकी हुई सांस बाहर को खींची जैसे दरवाज़ा नहीं बल्कि मैदान जंग पार कर आई हो। आओ, वो उसे पुकारता गया, और वो उसके पुकार पर पीछे पीछे चलती रही। आखिर एक लंबी से राहदारी से जान छूटी तो वह एक वसी व रेज़ हॉल में दाखिल हुआ, और तब उसे लगा जैसे यहाँ रोशनियों का सैलाब ही आ गया हो। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। जगह जगह सुनहरी और सफ़ेद लाइट्स मौजूद थी। चंद लम्हों के लिए तो वो बेख्तियार बंद हुई आंखों खोल ही ना पाई, और जब खोली तो उसे हर जगह अपना वजूद ही दिखाई दिया। जहाँ देखती हैरत तो गंग अपनी सूरत ही दिखाई देती, क्योंकि चारों तरफ जा बजा शीशे चस्पा थे। एक पल के लिए तो गुमान हुआ कि वह शीश महल में आ गई है।
तंग राहदारी पर चलते हुए उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने वसी हॉल में आकर रुकेगी। आओ साशा, तुम्हारा इंतज़ार था हमें, किसी ने पुकारा था। मगर किसको? ये आवाज़ कामन की नहीं थी, क्योंकि पुकारने वाली कोई लड़की थी, मगर साशा कहकर वो किसको पुकार रही थी? संजबील ने हर तरफ नज़र दौड़ाई कि कहीं अपने अलावा किसी और को भी पाले, और इसी कोशिश के तहत उसे अपने दाएं जानिब एक परी नजर आई थी। नहीं, वो परी नहीं थी। हाँ, मगर उसके चेहरे की खूबसूरती, उसके नगीनों से लशपश करती पैरों को छूती सुनहरी पोशाक और सर पर चमकता सुनहरी ताज उसे इतना दिलफरेब लग रहा था कि उसे देखते किसी परी का गुमान गुजरा। यहाँ आओ ना साशा, वहाँ क्यों खड़ी हो? वो मीठी नरम आवाज़ में मोहब्बत से उसे पुकार रही थी। साशा, संजबील ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई कि ये मुझे पुकार रही है, मगर मेरा नाम तो संजबील है। उसने दिल ही दिल में सोचा, मगर उसकी सोच कामिन पड़ चुका था। तभी बोलकर संजबील की उलझन दूर कर दी। साशा, तुम ही हो? क्या मैं? मगर मैं तो वो बोलती वहीं रुक गई थी। खैर, पता चल ही जाएगा। मगर उस वक्त ज़्यादा बात जो उसे उलझन में मुब्तला कर रही थी वो ये कि जो नक्शा उसके जहन ने एक जालिम मलिका खींचा था, ये बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, बल्कि बहुत खूबसूरत और अपनायत भरी शख्सियत थी। वो आपके पुकारने से पहले ही गोलाई में बनी शीशा लगी स्टेज नुमा ऊंचाई पर जीनों के जरिए उनकी जानिब चली आई। मैं कहीला, सुरमई आंखों वाली मलिका हूँ। इस कोहचा छोटा पहाड़ जो कि छोटा कहीं से नहीं लग रहा था, महल की मलिका, मगर आज मलिका से ज़्यादा तुम्हारी मेज़बान हूँ। आओ बैठो। उसे मलिका की जवाहिरात लगी शानदार मखसूस कुर्सी पर बैठने का कहा गया। आखिर इतनी इज्जत अफजाई क्यों? और अगर वह यहाँ बैठ गई तो मलिका खुद कहाँ बैठेंगी? क्या सोच रही हो साशा? तुम मेरी खास मेहमान हो। मैं ये पूरा कोहचा कोशक महल तुम्हारे नाम कर दूँ तो फिर ये कुर्सी क्या चीज़ है? वो उसकी सोच पड़ चुकी थी। उसने करीब से मलिका का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, सतवा नाक, गाल पे काला तिल जो उसके हुस्न में और भी इजाफा कर रहा था। गले के बिल्कुल साथ लगा क्लच की तरह का सुर्ख और सुनहरी कंट्रास्ट का हार, हाथों में मुख्तलिफ डिज़ाइन और रंगों की अंगूठियां जिनमें असली हीरे नस्ब थे, और पैरों को तो वो पोशाक में छुपा होने के बायस देख ही नहीं पा रही थी। यहाँ हर चीज़ ही ऐसी थी जो चमकदार होने के बायस आंखों को पड़ रही थी। मलिका का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद वो कुर्सी पर बैठी और बोली, यहाँ बैठने के बाद क्या आप मुझे मेरे तमाम सवालों का जवाब मिलेगा? ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, पूछो जो तुम पूछना चाहती हो। मैं एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। कहीला उसके रूबरू खड़ी थी। अफगन कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। संजबील ने छूटते ही अफगन का पूछ डाला। कहीला के चेहरे पर तबस्सुम आ ठहरी। अफगन यही है, और यकीन करो हमसे ज़्यादा उसे तुमसे मिलने की बेचैनी है, मगर अफगन से मिलने से पहले तुम उससे अपने दूसरे शक व शुबे और उलझने दूर कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने रसान से उसे जवाब दिया। जब तक मैं अफगन से नहीं मिलूंगी तब तक ना ही कोई बात सुनूंगी और ना ही कुछ पूछूंगी। वह जिद्दीपन से गोया हुई। कहीला ने गहरी सांस भरी और बोली, मैं नहीं चाहती थी कि आते ही तुम्हारा इस्तकबाल आंसुओं से करूं, मगर ठीक है, तुम उससे मिल सकती हो। इजाज़त मिलने की देर थी कि संजबील फ़ौरन खड़ी हुई थी। कहाँ है वो? बेसब्रापन संभाले नहीं संभल रहा था। कमल का फूल। कनीज़ को आवाज़ दी गई। जी मलिका, हुक्म कीजिए। फ़ौरन से पहले कनीज़ चिराग की जिन की तरह हाजिर हुई। साशा को अफगन के पास ले जाओ। हाँ, मगर याद रखना इनकी मुलाकात 10 अंतर से ज़्यादा का वक्त ना लें। हुक्म जारी करने के साथ तंबी भी की गई। जी मलिका, जैसी आपकी चाह। मुअद्दबाना अंदाज में सर तस्लीम खम किए बोली और इंतज़ार तलब नज़रों से संजबील को देखा कि कब वो स्टेज से उतरे और कब वो चलिए मलिका के हुक्म की तामील करे। सिर्फ 10 अंतर? लेकिन क्यों? वो जान गई कि 10 अंतर से मुराद 10 मिनट था। उन दोनों की बात ख़त्म होने के बाद संजबील दुहाई देने के से अंदाज में बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम ज़्यादा कमज़ोर पड़ो, क्योंकि अभी तुम्हें एक बहुत हिम्मत और बहादुरी वाला काम करना है। कहीला ने वजह बयान की। कौन सा काम? कैसा काम? उसे उस वक्त कुछ नहीं जानना था तो बस इतना कि अफगन जिंदा है और उनकी कैद में है या नहीं, या फिर अफगन के नाम पर यह सब एक खेल रचाया गया। वो दूर दूर तक कोलाई में फैले 3 जीनों से उतरती कमल के पीछे चल पड़ी। मैं एक कनीज़ हूँ साशरी, और आप हमारी ख़ास मेहमान। तो मुझ कनीज़ को ये जेब नहीं देता कि मैं आपसे आगे चलूँ, या तो आप मेरे आगे चलें या मेरे बराबर हो जाएं, क्योंकि आपको आगे के रास्तों का नहीं पता। कमल 2 कदम चलकर रुकी और सर झुकाकर अपनी झिझक, कमतरी और हैसियत जाहिर की। ओके। संजबील एक हरफी ओके कहती ही उसके बराबर चल पड़ी। उस कनीज़ ने भी पैरों तक आती सुनहरी मगर सादा सिल्क की पोशाक पहन रखी थी, मगर उसकी पोशाक को सुनहरी कहना गलत था, क्योंकि उस रंग में कुछ ज़्यादा पीलाहट थी। उसको मस्टर्ड रंग कहना ज़्यादा बेहतर था। उस कनीज़ ने रास्ते में रुक कर कुछ हाथ में लिया था, शायद कोई ज़रूरी चीज़ थी। तंग खुली उजाले तो कभी तारीकी में डूबी राहदारियों से होती हैं। वो दोनों एक सफ़ेद बॉर्डर की क्लास के दरवाजे के सामने मौजूद थी। उस ग्लास यानी शीशे का डिज़ाइन कुछ यूँ था कि पहली बार एकदम से कोई देखता तो समझता कि शायद दरवाजे पर बारिश की बूंदें गिरी पड़ी हैं। इस सबब वो शीशे के बायस भी दरवाजे के पार का मंजर नहीं देख पा रही थी। कमल ने आगे होकर दरवाज़ा नॉक किया और दरवाजे की एक पट हल्का सा धकेलती आवाज़ें बुलंद हुई। मोहतरम, आपकी दुनिया से एक कोरियन लड़की आपसे मिलने आई है, क्या इजाज़त है? कमल की इत्तला पाने की देर थी कि दरवाजे के पार कमरे में कुछ खटपट सी सुनाई थी। शायद वह सुनते ही बेचैन होता दौड़ा आया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं।
अफकन से संजबील को मिलवाने आई कमल के दरवाजे के साइड पर दीवार के साथ टेक लगाए सर झुकाकर खड़ी हो गई। अब पूरे 10 मिनट बाद अफकन से जुदा भी तो उसे ही करना था, सो जाती क्यों? इससे पहले कि कमरे में मचलता वजूद सामने आता, संजबील कदमों को मजीद बाहर रोक ना पाई और दरवाज़ा पार कर गई। सामने से आता अफकन और बाहर से आती संजबील, दोनों वहीं के वहीं थम गए। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती आगे को सरकने लगी। वो भूल गई कि उसको दिए गए वक्त की मुद्दत बहुत कम है। वक्त का दौरानिया मुख्तसर तरीन है। याद था तो बस इतना कि वो अपनी मोहब्बत को, अपने बचपन के साथी को जिंदा सलामत अपनी आंखों के सामने खड़ा देख रही है। काश ये वक्त यहीं थम जाए और वह टिकटिकी बांधे उसे देखती ही रहे, मगर दिल में एक और ख्वाहिश भी जागी थी कि वो उसे छू कर देखे। कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं? ज़ेब ख्वाब नहीं, यह हकीकत ही थी, क्योंकि अफकन के मुंह से संजबील को पुकारता लफ्ज़ ज़ेब निकला था। अफकन बेख्तियार उसके मुंह से भी फिसला और फिर कब दोनों ने ये फासला तय करते हुए खुद को कुर्बतों में समेट लिया, पता ही नहीं चला। संजबील की आंखों का बंद टूटा और आंसू रवानी से बह निकले। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया अफकन, और जब ये लगा तो मैंने हमेशा खुश्क रहने वाली आंखों को आंसुओं से मात दे डाली। अफकन मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, मगर तुम। पहली बात जो संजबील ने अफकन से की उसे खोने की अजियत से आगाही थी। दोनों की आंखें अश्कबार हो चुकी थी और मुझे लगा कि मैं अपनी दुनिया ही खो चुका हूँ, और अपनी दुनिया खो देना कितना अजियतनाक होता है ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। बज़ाहिर तो यहाँ कोई तकलीफ ना थी, किसी चीज़ की कमी ना थी, मगर मेरा सबसे अलग एक अनजान दुनिया में होना मुझे इतना कमज़ोर कर देता था ज़ेब कि मैं भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाता था। यहाँ से जाने का कोई रास्ता दिखाई ना देता था, मगर जब उससे मालूम हुआ कि तुम मेरी राह फरार बनकर आओगी, उस दिन से आज के दिन तक मेरी बेसब्री बेचैनी की इंतहा हो गई। और आज तुम चली गई ज़ेब, और मुझे यकीन था तुम अपने अफकन को खुद से दूर रख ही नहीं पाओगी। आखिर मुझसे इतनी मोहब्बत जो करती हो कि मेरी खातिर हर खौफ को पसे पुश डालकर यहाँ चली गई। अफकन ने संजबील से अलग होते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए कहा था, मैं नहीं जानता इन्हें तुमसे क्या चाहिए, मगर मुझे यहाँ से ले जाने के अलावा भी तुम्हें यहाँ आने का ज़रूर कोई मकसद होगा, मगर ऐसा जो तुम भी नहीं जानती। शायद क्योंकि अगर इन्हें मुझे छोड़ना ही होता तो वह मुझे जिस तरह लाए थे उस तरह वापस भी छोड़ाते, मगर इन्होंने मेरी आज़ादी की शर्त तुम्हारे हाथ रखी कि ज़रूर तुमसे कोई मकसद रखते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये क्या चाहते हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ भी कुर्बान कर दूंगी। बेजान चीज़ें तुम्हारी जान से बढ़कर तो नहीं है ना? संजबील ज़बान से तो ना कह सकी, मगर दिल में ज़रूर कहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जब बोली तो ये उसने इस बारे में ज़्यादा बात ना की और अफकन को गौर से देखने लगी। कितना कमज़ोर हो गया था वो, हाँ, मगर उसके बावजूद भी कितना दिलकश लग रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 साल पहले लगा करता था। डार्क ब्राउन माथे पर बिखरे बालों वाले, शहद रंग मतवरम सागर सी आंखों, गंदुमी रंगत, तीखी मखरूर सुर्ख होती नाक, गुलाबी लबों और दाहिनी गाल पर पड़ने वाले डंपल, चूड़े सीने, अकड़ी गर्दन और मजबूत बाजुओं वाला अफकन उसे आज भी अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा था। उसने क्रीम कलर में दाशा टाइप सूट पहन रखा था, जैसे अरब का कोई रईस हो। शायद यहाँ ऐसी लंबे पैरों को ढांपते लिबास पहने जाते थे। मेरा दिल भी ये मानने को तैयार नहीं होता था कि तुम्हारा कत्ल हो चुके और फिर तुम्हारी मौत की तस्दीक भी तो नहीं हुई थी, मगर तुम्हारी हयाती की नवीद मुझे बहुत देर से सुनाई दी। अफकन, काश ये सब मुझे पहले मालूम हो जाता तो। वो अपने और रायम के रिश्ते के जिक्र करती रह गई थी, यानी अपनी शादीशुदा होने की खबर को अंदर ही दफन कर गई। तो क्या होना था ज़ेब? अफकन को उसकी अधूरी बात सुनना चाहता था। तो मैं तुम्हें यहाँ से पहले ही ले जाती। संजबील ने अपने आंसुओं को रोका नहीं था, ये सोचकर कि अफकन को क्या पता चलना है कि वो उसको एक साथी के तौर पर खो देने से रो रही है, या उससे इतना अर्से से बाद मिलने पर। मगर वो भी अफकन था, उसके आंसुओं की नोयत को भी जानता था। तो मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? अफकन ने मशकूक निगाहों से उसकी तरफ देखा, बल्कि उसकी तरफ से नजरें हटाई ही कब थी। नहीं अफकन, बस तुम्हें देख कर खुशी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वो खैर महसूस तरीके से उससे पीछे हटी। वह अब किसी की बीवी थी, चाहकर भी अफकन से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ा सकती थी, मगर उसका यूँ पीछे हटना भी अफकन महसूस कर गया था। बताओ ना, क्या बात परेशान करेगी तुम्हें? एकदम से अजीब सी क्यों हो रही हो तुम? वजह जानने कोई मसला? अरे कैसी परेशानी, मैं तो बल्कि बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें देखकर। वो साफ मुकरी, मगर अफकन भी अपने सवाल से पीछे हटने को राज़ी नहीं था। माना हम 3 साल बाद मिल रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे तासुरात चूँकि चौंकना, खुश होना, दुखी होना, आंखों की नमी, झिझक, परेशानी, उलझन, खौफ और ये नजरें चुराना सबकी पहचान करने ही भूल चुका हूँ। मैं आज भी तुम्हारे चेहरे को पढ़ सकता हूँ ज़ेब, तुम ज़रूर कोई बात मुझसे छुपा रही हो, और वो कोई मामूली बात नहीं है। प्लीज़ बताओ ना। टिक टिक दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर साथ ही अधखुरे दरवाजे से कमल खड़ी दिखाई थी, नजरें अभी भी झुकी हुई थी माजरत के साथ। मगर मलिका को हुक्म था 10 अंतर पूरे होते कि आपको वापस लाया जाए। अफकन के दिल पर घोंसा लगा। अभी तो उसने जी भर के अपनी ज़ेब को देखा ही कब था। संजबील की नज़र कमल के हाथ में बंद दबी शीशी की किसी चीज़ पर पड़ी, मगर वह जान ना पाई कि उसने क्या पकड़ा हुआ है। खैर उसे जानना भी नहीं था।
मुझे जाना होगा अफगन, मलिका से कुछ सवालों के जवाबात तलब करने, सेंटेपिल ने अपनी याकूत को छूते हुए कहा था। जैसे ही वो मिलेंगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी और फिर हम दोनों यहाँ से ज़रूर लौट चलेंगे। तो मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द आती हूँ वापस। उसे इंतज़ार का बरपाना हाथ थमाती मुड़ी ही थी जब अफगन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मत जाओ ज़ेब, और अगर जाना ही है तो मुझे भी अभी ही अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हें अब एक लम्हा भी अपनी नज़रों के सामने से ओझल नहीं होने देना चाहता। मिन्नत भरा लहजा था। एक आंसू ढूंढकर सेंटेबिल की आंख से फिसल गया। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ कुछ और सही। मैं यहीं आऊँगी, मैं यहाँ आई ही तुम्हारे लिए हूँ अफगन। अफगन का हाथ दबाकर छोड़ती, उसे यकीन दिलाकर मुतमईन करती फर्जी बारिश की बूंदों से भीगा दरवाज़ा पार कर गई। वो ना भी दिलाते तो भी अफगन को उस पर यकीन था ही। सेंटेबिल के छोटे हाथ के बाद अपने खाली सोने हाथों को तकता रह गया। सिर्फ इतनी सी मुलाकात, सिर्फ इतना सा दीदार, ये तो जुल्म था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको सस्पेंस से भरी इस नावल की एपिसोड? मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।